नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है, मुझे देखने को मिला। काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा सहयोग किया और सहयोग करते हुए जो हमारी लेखपाल संघ नए नवीन लेखपाल हैं उनकी यूनियंस टुगेदर हुई। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के मन में और दिमाग में ये बातें चल रही हैं, तो उसमें से कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे, तो उन चीज़ों पे आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। और आज के सेशंस में जैसा कि आप लोग कैप्शन देखकर समझ गए होंगे, उन सारी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के हम पहले पॉइंट पे चलते हैं कि कोर्ट केस ख़त्म होने पर ज्वाइनिंग कब तक, मतलब कि अगर आपका ये जो कोर्ट केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर ये ख़त्म हो गया तो आपकी ज्वाइनिंग कब तक है। तो उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाता है तो उस रिट की कॉपी परिषद को जाएगी। परिषद उस कॉपी को एवरी मंडलवार, मतलब जो भी हमारे मंडल्स हैं उन मंडलवार और डिस्ट्रिक्ट वार पहले उन सब कॉपियों को भेजेगा। चूँकि आपको तहसील अलॉट किए जा चुके हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको देरी होगी नहीं, फिर भी मान के चलिए 7 से 10 दिन का टाइम आपको मैक्सिमम लगेगा। कितना भी तेज़ अगर आपकी ज्वाइनिंग कराई जाए तो 7 से 10 दिन का टाइम अगर आयोग बहुत तेज़ी के साथ कार्य करता है, जुलाई अगस्त सितंबर जब भी आपका केस ख़त्म होगा 7 से 10 दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और मैक्सिमम उसके 5 से 6 दिन या 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको ट्रेनिंग्स कहाँ होगी उसकी भी जानकारी डेफिनेटली तौर पे आपको मिल जाएगी। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। जैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट का केस ख़त्म होगा मैक्सिमम आप मान के चलिए 7 से 10 दिन के अंदर। हाँ, लेकिन उसमें एक काम आपको करना पड़ेगा, जो आपकी लीगल टीम्स और जो बड़े लोग हैं उनको कंटिन्यूसली आयोग और परिषद पहुंचना पड़ेगा। आयोग नहीं, परिषद आप पहुंचिए और उनको बोलिए कि सर हमारा केस ये सॉल्व हो गया है। अगर केस सॉल्व हो गया है और उसके बाद अगर आप वहाँ पे खड़े होते हैं तो मान के चलिए कि आपका तब भी 7 से 10 दिन, और अगर आप ढीले होकर बैठ गए और आप वहाँ पे नहीं गए तो मतलब आप मान के चलिए 1-2 महीने भी जा सकता है उसके बाद। तो इसमें आपको कहीं से भी ढिलाई नहीं बरतनी है, केस पे लगे रहना है। केस ख़त्म होते ही तुरंत परिषद पे लगना है आपको, ताकि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 10-12 दिन के अंदर हो जाए और अगले 5-6 दिन या 10 दिन में आपको ट्रेनिंग अलॉटमेंट से या व्हाटएवर जो भी चीज़ें होगी वो आपको मिल जाए। आज का दूसरा टॉपिक है कि ज्वाइनिंग आपकी कब से मानी जाएगी। ठीक है, तो कई लोगों के दिमाग में अभी तक तो ये बैठा हुआ है कि यार मैंने योगदान आख्या दे रखी है, मेरा ज्वाइनिंग तो तब से माना जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। आपकी ज्वाइनिंग तभी मानी जाएगी जब आपका ये कोर्ट केस ख़त्म होगा, और कोर्ट केस ख़त्म होने के बाद जब योगदान आख्या आपकी एक्सेप्ट होगी उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। योगदान आख्या जैसे ही आपकी एक्सेप्ट होगी आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। उस अपॉइंटमेंट लेटर में आप लोग जानते हैं कि क्लियरली कट लिखा होता है। वो जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें क्लियरली ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के अधीन होगी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारी मतलब कि ज्वाइनिंग कब से मानी जाएगी, तो ज्वाइनिंग आपकी मान के चलिए कि कोर्ट केस खत्म होने के बाद जब आपकी योगदान आख्या एक्सेप्ट होगी तब से मानी जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी पुरानी योगदान आख्या मानी जाए, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने योगदान आख्याएँ दे रखी हैं, अपनी योगदान आख्याएँ दे रखी हैं और वो अभी भी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो अगर उनकी तब से मान जाएगी तो मान लीजिए उन्होंने वहाँ पे काम किया, उसका वेतन उनको मिलेगा, और रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो तब से वेतन मिलेगा। तो वो पॉसिबिलिटी एकदम नहीं होगी मेरे विचार से। भाई परिषद कुछ भी कर सकता है, बट हाँ आप मान के चलो 99.99% इट्स माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू कि नहीं होगा। आपकी ज्वाइनिंग तभी से मानी जाएगी जब ये कोर्ट केस ख़त्म होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, योगदान आख्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और योगदान आख्या एक्सेप्ट हो जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर के बाद अपॉइंटमेंट लेटर और योगदान आख्या अगर दोनों आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और योगदान आख्या आपकी एक्सेप्ट हो गई तो मान के चलिए आपकी ज्वाइनिंग उसी दिन से मान ली जाएगी। आपको इसमें एक काम करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको कोशिश करना है कि प्रदेश लेवल पे
जो ज्वाइनिंग हो वो एक डेट में हो। अदरवाइज फ्यूचर के प्रमोशन के लिए समस्याएं खड़ी होने वाली हैं और बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। किसी तहसील ने पहले ज्वाइनिंग करा दी, किसी तहसील ने बाद में ज्वाइनिंग करा दी, तो जिसने पहले ज्वाइनिंग करा दी उसका तो कुछ नहीं गया, पर जिसने बाद में ज्वाइनिंग कराई वहाँ के लेखपाल तो पीछे हो गए ना। तो मैक्सिमम आपको ये करना है कि परिषद एक निर्धारित डेट दे दे हर जिले को, उसी डेट पे सबकी योगदान आख्याएँ एक्सेप्ट मान ली जाए, वो उनकी ज्वाइनिंग मान ली जाए, जो जो देते हैं अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए उनको, और अगर वो योगदान आख्या उस डेट में हो रही है तो उसी डेट में एक्सेप्ट कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी लोगों के मन में एक क्यूरी होगी कि सर जैसे हम ज्वाइनिंग करेंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, तो क्या हमको क्षेत्र अलॉट हो जाएगा? डेफिनेटली अलॉट हो जाएगा आपको क्षेत्र, क्योंकि जो आपकी सैलरी बनती है, जो आपको कैश इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो सैलरी आपको एक एरिया की मिलती है कि भाई आपको ये हल्का अलॉट किया गया है, इस हल्के का तनख्वाह आप प्राप्त कर रहे हैं। एज अ ट्रेनी आप रहोगे, आपको संपूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आपको क्या करना है? उसके लिए सबसे पहला काम पुलिस वेरिफिकेशन पे फोकस करना है। आपको कोशिश करना है कि आपके मुख्यालय से तुरंत आपका जो भी नियुक्ति आदेश वगैरह होता है वो आपके यहाँ चला जाए। अपने यहाँ के थाने वगैरह से आप लोग मिलके आपके जो जाति प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन होते हैं तहसील से, उनको कराकर आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर भिजवा दें। पुलिस वेरिफिकेशन और आपके जाति प्रमाण पत्र जनरल में तो मेरे ख्याल से लगेगा नहीं, बट ओबीसी SC ST में आपका कास्ट वेरिफिकेशन भी होगा। तो अपने संबंधित तहसील में आपके भाई बंधु ही होंगे लेखपाल, आप उनसे मिलेंगे, वो ज़रूर लगा देंगे उसको, और रिपोर्ट लगाकर आप जल्दी से जल्दी भिजवा देंगे। उससे क्या हो जाएगी? आपकी सैलरी बनना प्रारंभ हो जाएगी। सैलरी तो आपने जिस दिन योगदान रखा है उसी दिन से मिलेगी, बट जब तक वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को, मैं किसी तहसील में 40 लोग हैं, 30 लोग हैं, अब मेरी तहसील में 30 लोग हैं, अगर 20 का पुलिस वेरिफिकेशन और कास्ट वेरिफिकेशन होकर आ गया और 10 का नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि 30 की सैलरी रुकी रहेगी। उन 20 लोगों को सैलरी मिल जाएगी अगले महीने या उसके अगले महीने जब भी वेरिफिकेशन। उन 10 की जिनकी बची है उनका बाद में एरियर सहित ऐड होके मिल जाएगा। तो सैलरी के लिए मैक्सिमम कोशिश करना है कि आप लोग थोड़ा सा दौड़ धूप कर लें और अपने मुख्यालय से अपना प्रपत्र भिजवाकर, और मैक्सिमम आप ये कोशिश करिए कि आपकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लग जाए। जितनी जल्दी रिपोर्ट लगेगी उतनी जल्दी आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो सैलरी आपकी वेरिफिकेशन योगदान आख्या से ही काउंट की जाएगी। जो ये कोर्ट केस खत्म होगा उसकी योगदान आख्या के बाद से होगी, बट वो पूरा वेरिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। जब तक नहीं हो के आएगा नहीं मिलने वाला, क्लियर कट मान लीजिए। आइए बढ़ते हैं आज अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट ये है कि सैलरी कब से मिलना स्टार्ट होगी। सैलरी आपको कब से मिलना स्टार्ट होगी? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सैलरी है वो आपने जो पिछली योगदान आख्या दी है उससे आपको मेरे हिसाब से वो सैलरी नहीं मिलने वाली। सैलरी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है, डिसीजन आने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और अपॉइंटमेंट लेटर के पश्चात जो आपकी योगदान आख्या जिस डेट को एक्सेप्ट की जाएगी उसी डेट से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगी, उसी डेट से आपको आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए सैलरी के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहूँगा। सैलरी मिलने में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे ही आपकी नियुक्ति होगी, आप मान लीजिए किसी बंदे ने योगदान आख्या दे रखा है और अभी वो पुलिस या किसी और जॉब में भी वो काम कर रहा है, तो जैसे ही योगदान आख्या वो उसकी मान लीजिए पहले से जमा है बट उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, तो अगर उसको पुरानी सैलरी दी गई तो पहली बात तो वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ का उसने वेतन पा लिया और इधर का वेतन पा लिया। आपने सरकार का कोई काम भी नहीं किया है कि आपको वेतन दिया जाना चाहिए। तो वेतन के लिए सैलरी जो है आपकी, वो जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और उसका आपका योगदान आख्या एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, तब से आपको मिलना स्टार्ट होगी। देखिए इसमें 2 से 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। 2 से 3 चीज़ें ऐसी होगी जो आपकी सैलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, आपको जैसे ही आपका कोर्ट केस वगैरह ख़त्म होता है उसके पश्चात आपको करना क्या है कि आपको सीधे चले जाना है मुख्यालय। वहाँ से आपको क्लर्क ऑफिस से अपना लेटर भिजवा देना है। क्या कर देना है? क्लर्क ऑफिस से अपना लेटर
भिजवा देना है। क्लर्क ऑफिस से जैसे ही आप लेटर भिजवाएंगे तो वो आपके संबंधित थाने पे चला जाएगा, वहाँ पर आप मिलकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। कुछ लोगों के लिए कास्ट वेरिफिकेशन होगा। कास्ट वेरिफिकेशन जैसे कि जात प्रमाण पत्र हो गया आपका, तो कास्ट वेरिफिकेशन जो होगी वो आपके संबंधित तहसील से होगी। तो संबंधित तहसील से आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आप संबंधित तहसील में चले जाइए। आपके ही भाई बंधु लेखपाल जो वहाँ पे मौजूद होंगे उनको बताइए कि सर हमारी इस वैकेंसी में नई नई ज्वाइनिंग हुई है, हम भी आपके साथ में हैं, और वो लोग बड़ी बड़ी खुशी खुशी तुरंत ही आपका रिपोर्ट लगाकर प्रेषित कर देंगे। वो रिपोर्ट जैसे ही आपके कलेक्ट्रेट आएगी और आपके तहसील को मिल जाएगी, आपका वेतन बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब मान लीजिए 20 लोगों की रिपोर्ट आ गई, मान लीजिए मेरे तहसील में 30 लोगों ने ज्वाइनिंग की, उसमें से 20 की रिपोर्ट आ गई, 10 की रिपोर्ट नहीं आई, तो क्या वेतन नहीं मिलेगा? वेतन मिलेगा। जैसे ही 20 की रिपोर्ट आ जाएगी, 20 को अगले महीने ही वेतन मिल जाएगा। लेकिन वो जो 10 लोग जिनकी नहीं आए हैं, जब तक उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा आएगा, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। उनकी सैलरी कब मिलेगी? तो आपके मन में ये आएगा तो फिर सर वो तो 1-2 महीने का लॉस होगा। नहीं, लॉस नहीं होगा। उनकी सैलरी जो होगी वो रजिस्ट्रार कानून को महोदय के यहाँ से एरियर के रूप में बनेगी। एरियर के रूप में वो सैलरी बन के उनको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, कोशिश खत्म करना है कि कोर्ट केस खत्म होने के बाद जितनी जल्द से जल्द आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भिजवा दें, और जल्द से जल्द थोड़ी मेहनत करके उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट लगवा लें। फिर आपकी सैलरी मैक्सिमम 1-2 महीने से स्टार्ट हो जाएगी। हम लोगों में तो काफ़ी टाइम लग गया था, 3-4 महीने, बट आप लोग थोड़ा जल्दी वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो मिल जाएगा। अभी हाल ही में एक सिस्टर का मैसेज आया था और मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था कमेंट्स में मैसेज था कि सर लड़कियों के लिए कोई एक अलग से वीडियो बनाइए, बताइए कि लड़कियों के लिए। देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये फील्ड लड़कियों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, बट हाँ चैलेंजिंग है। लड़कों के लिए ये जॉब थोड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि आप जानते हैं कई चीज़ें होती हैं लड़कियों के लिए। पहली बात तो इस जॉब में कोई टाइमिंग नहीं होती। पहले आप उस क्षेत्र के प्रशासन में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी टाइम नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, जो हमारे सीनियर अधिकारी होते हैं काफ़ी सहूलियत देते हैं लड़कियों को, और मैक्सिमम मान के चलिए 10 से 5 तक या 6 बजे तक उनके लिए काम रहता है। कभी कभी रात में भी जॉब की दिक्कतें आ सकती हैं, लाइक इलेक्शन टाइम्स हो सकता है या कोई ऐसी स्कीम्स चल रही हो, तो चैलेंजिंग्स होता है। फील्ड में जाने पे आपको कई बार डिफरेंट टाइप्स के जानती हैं, जैसा कि प्रशासनिक और काफ़ी विवादोत्घिरी नौकरी होती है। कई विवादित लोगों से आपका सामना होगा, कभी कभी फील्ड्स में लड़ाई झगड़े की स्थिति होती है, बट ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। आप अगर फील्ड में जा रही हो तो आपके भाई बंधु जो आपके साथी होते हैं, उसमें से 2-3 लड़के, 4 लड़के, 2-3 लड़कियां, पूरी एक कंबाइंड टीम जाती है आपके साथ फील्ड में। तो जो पूरी फील्ड में जो टीम जाती है वो आपको सपोर्ट करती है, तो इतने घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट मैं ये कहूँगा ये चैलेंजिंग जॉब आपके लिए है, एक बहुत ही विवादित, क्रिटिकल्स। बट अगर आपको नया सीखने का शौक़ है और चैलेंज फेस करने का, तो डेफिनेटली तौर पे आपको अच्छा लगेगा। हाँ, टाइम कम मिलता है और डेफिनेटली अदर्स जॉब की तुलना में ये चैलेंजिंग जॉब आपके लिए रहेगी, काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। जैसे इलेक्शंस में मैं बात कर लूँ, भी रिसेंटली इलेक्शन चल रहा है, मेरी ड्यूटी NIC कलेक्ट्रेट में लगा दी गई है। मेरा काम कंप्यूटर पे है। कई हमारे भाई बंधु जो हैं, दोस्त हैं, उनका काम EVMs मोनेटाइजेशंस वगैरह मतलब कमीशनिंग में है, और कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको प्रशासनिक मतलब बाहर में बूथ देखना, नियंत्रण करना, उन सब चीज़ों में है। बट हमारे यहाँ क्या है कि भी जो लड़कियाँ हैं, 7-8 लड़कियाँ, उनको प्रशासनिक मतलब SDM सर और तहसीलदार काफ़ी सहूलियत दिया। उन्होंने तहसील में बैठाकर एक हॉल में उनसे वोटर लिस्ट प्रिपेयर कराई। तो मेरी सिस्टर वगैरह उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर्ड कर दिया। तो हर व्यक्ति जो जिस लेवल पे है, जिसको जहाँ पे सुविधा है, जहाँ पे उसका ध्यान रखा जाता है हर तहसील में। बट इतना कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है, अच्छी जॉब है, आपको अच्छा लगेगा। बट हाँ, चैलेंजिंग है डेफिनेटली तौर पे। कभी कभी डिफ़िकल्टी भी रहेगी तो कभी कभी आराम भी रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्दी आपकी केस ख़त्म हो जाए, आप लोग ज्वाइनिंग करें। हर बार मेरी यही कामना रहेगी आप लोगों के साथ कि आप लोग जल्द से जल्द कदम से कदम मिलाकर आएँ। थोड़ी सी ये जानकारी रहती है। देखिए, वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य जो है वो आपका एक इंटरेस्ट बनाए रखना है, कि कई लोगों के मन में होप हो रही है, अरे यार वैकेंसी होगी, नहीं होगी भैया, डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली बनाए रखो अपने आप को। मेरा काम है आपको मोटिवेट रखना
और आपसे मुझे मोटिवेशंस मिलता है। आप आओगे तभी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी एकता आएगी। और फिर से एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, चाहे मेरी बात सुनकर, चाहे आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करके। आप लोगों में काफ़ी एक अच्छा चीज़ लगा कि आप लोगों ने लीगल टीम्स को काफ़ी फिर से अगेन एक बार सपोर्ट किया, तो उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक साथ रहिए, यूनिट टुगेदर रहिए, एक साथ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। कुछ दिन का अंधेरा है, ख़त्म होने वाला है, उजाला बहुत बेहतरीन होगा, और जो उजाला होगा वो एक शानदार उजाला होगा। तो आज इसी के साथ सबको धन्यवाद। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।